नमस्कार, महामनी हिंदी पे आपका स्वागत है। आज हम मौजूद है आर्य कॉलोनी में और यहाँ पे एक तबेले में जो कि संभाला जाता है सुनील मिश्रा जी के द्वारा। तो आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस जगह के गणित के बारे में। नमस्ते सुनील जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, बस बढ़िया हूँ। सुनील, क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस जगह की शुरुआत कब से हुई और ये तबेले कब से है यहाँ पे? ये बेसिकली आर्य मिल कॉलोनी जो है ये 1949 में बसाया गया था ताकि मुंबई शहर के सिटी लिमिट में जो तबेले थे उनको वहाँ पर गंदगी ना हो और शहर को अच्छा दूध मिले। बढ़ती हुई आबादी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था। ये आर्य मिल कॉलोनी, इसकी खुद की डेयरी थी और आर्य का खुद का ब्रांड था। आर्य ब्रांड का खुद का दूध वगैरह भी, ये जो ब्रांड था ये अमूल से पहले का भी, अमूल कुछ 60s के आसपास में आया, लेकिन ये आर्य मिल कॉलोनी इससे पहले से एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पर 32 यूनिट्स हैं। 32 यूनिट्स पूरे आर्य कॉलोनी में? हर यूनिट्स में 600 से 650 जानवर हैं, भैंस गाय दोनों मिलके। अच्छा। हाँ, तो लगभग 19,000 के लगभग यहाँ पे जानवर हैं फिलहाल आर्य कॉलोनी। अब यहाँ पे उस वक्त हमें जब सरकार ने स्थलांतरित करके सिटी लिमिट से हमारे दादाजी या पिताजी वगैरह को ला के बसाया था, तो यहाँ पे उन्होंने सब बेसिक फैसिलिटीज़ हमको एमिनिटीज़ दी थी, जैसे कि रहने के लिए रेसिडेंस दिया था। अच्छा। प्लस जानवरों को पीने का पानी गवर्नमेंट प्रोवाइड आज भी करती है गवर्नमेंट के द्वारा कि हरा चारा जानवरों को उपलब्ध हो। डॉक्टर मेडिकल फैसिलिटीज़ देती थी, मेंटेनेंस, सब ये सब काफ़ी दिनों तक चलता रहा। उसके बाद सरकार की नीतियाँ बदली, सरकारें बदली। अब एक समय अब ऐसा लगभग कि सरकार ने हमारे ऊपर से हाथ उठा लिया। अच्छा। तो अब जो कुछ भी है वो हम सब हमारे ऊपर ही बर्डन आ गया है और हम लोग ही इसको मत देखते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे आपने बताया कि टोटल 19 यूनिट्स हैं। 32 यूनिट, 32 यूनिट, 19,000 जानवर हैं। 19,000 जानवर हैं। तो उसमें से गाय और भैंस कितने होंगे? 10% के लगभग गाय होंगी, बाकी 90% जो है भैंस है। गाय एक्चुअली थी पहले, लेकिन बीच में जो मसले हुए, हाँ हाँ, कि हकीकत इन केस अगर कोई मर गई या कुछ हो गया तो भी उनके ऊपर ब्लेम आ सकता है। तो सीधे साधे व्यापारी लोग खेड़ूत जैसे बोलते हैं वो है, तो ये सब मैटर में न पड़ने की वजह से लोगों ने गाय रखना ही धीरे धीरे बंद कर दिया। अच्छा, आपके अंडर ये यूनिट 3 है, तो इसमें कितने भैंस और गाय होंगे? इसमें लगभग 50 के लगभग गाय होंगी। अच्छा, तो इनका ध्यान आप रखते हैं? हाँ, 50 जानवरों का ध्यान में रखता हूँ। तो एक महीने में कितना खर्चा होता होगा इनके देखभाल में? ऐसे तो ऑन एन एवरेज हम देखने जाते हैं तो लगभग 350 से 400 रुपये पर हेड खर्चा पड़ता है एक जानवर का। ओके, तो उस हिसाब से महीने भर, हाँ, सब पे पर हेड 300 तक जाता हाँ, है। मतलब इट डिपेंड्स ऑन मार्केट कि जानवरों का माल घास जो चारा है, दाना है, वो कितना महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। प्लस जानवरों की भी कीमत बढ़ती रहती है, घटती रहती है, तो उस हिसाब से वो अप्स एंड डाउन होते रहते हैं उसमें। तो क्या आपका रोजगार सिर्फ दूध बेच के होता है? मैं फ़िलहाल तो इसी पर आश्रित हूँ। अच्छा, मैं तो इसी पर आश्रित हूँ। हाँ, बच्चों को इसमें से पढ़ा लिखा रहा हूँ कि वो इस धंधे में ना आए बेसिकली। हर महीने कितना लीटर दूध की बिक्री होती होगी? हर महीने लगभग 50 जानवर के हिसाब से हमारा एक ऑन एन एवरेज हमारा एक कोशिश रहती है कि पर डे 400 लीटर दूध। 400 लीटर? हाँ, 50 जानवर 8 लीटर, तो हमारी जो कॉस्ट है वो इक्विवेलेंट हो जाती है, मतलब हमारे ऊपर बर्डन नहीं है। अगर वो 400 लीटर से कम पे आएगा, मतलब 8 लीटर से कम पे अगर कोई जानवर का दूध आता है तो हमारे लिए फिर वो भारी पड़ जाता है। तो हम ये ध्यान रखते हैं कि एवरेज जो है 8 लीटर का रेशो चले हमारे। कुछ महीने होते हैं जैसे कि आपने बताया कि आपका रोजगार इसी से चलता है और मार्केट के हिसाब से प्राइस भी बदलते रहते हैं। तो जिन महीनों में बहुत कम कमाई होती है उस महीने में आप कैसे गुजारा करते हैं? उस महीने में गुजारा तो मैडम ऐसा कि वो बैकलॉग हो जाता है। हाँ। फिर उसको आगे एडजस्ट करना पड़ता है कि फिर वो आगे के सीजन के हिसाब से ध्यान में रख के फिर कहीं किसी व्यापारी का जैसे बढ़ गया तो उसको फिर हाथ पैर जोड़ा जाता है, भाई ये महीने रुक जा, अगले महीने तुझे दे देंगे करके। तो एक मतलब एक वो सिस्टम चला आ रहा है, तो उसमें थोड़ा आगे पीछे करके हम अपना गुजारा चला लेते हैं।
तो हर महीने उनको डॉक्टर्स को भी दिखाना पड़ता होगा, रेगुलर चेकअप करना पड़ता होगा, तो उसमें भी खर्चा होता है, और अगर हाँ तो कितना? एक्चुअली वो भी जैसे पहले तो सब फैसिलिटी जैसे आपको बताया कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, आर्य प्रशासन प्रोवाइड करता था, लेकिन 2004 के बाद उन्होंने सब फैसिलिटीज़ बंद कर दी, हमको जो भी देते थे। तो अब हमको प्राइवेट डॉक्टर्स पे डिपेंड रहना पड़ता है, और प्राइवेट डॉक्टर्स की फीस आपको पता है कि जैसे प्राइवेट ह्यूमन के डॉक्टर है वैसे एनिमल्स के भी वैसे। तो उनका चार्जेस अब किसी दिन एक जानवर के लिए आएंगे तो भी उनको उतना ही हमको चार्ज देना, क्योंकि जानवर तो हम लेके जा नहीं सकते डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर को पर्सनली यहाँ पे बुलाना पड़ता है। प्लस एक जैसे हम लोगों में बीमारियों का जैसे मौसम चलता है ना, वैसे ही जानवरों का भी एक मतलब उनके ऊपर भी मौसम रहता है। अच्छा। कि कोई मौसम में ज़्यादा बीमारियाँ होती है, लगातार दवा करना पड़ता है। इसमें एक खास बीमारी होती है हम जानवरों में, FMD करके बोलते हैं उसको, अच्छा। फुट एंड माउथ डिसीज। ओके। हाँ, वो बीमारी जो है वो सबसे ज़्यादा भयंकर होती है। अच्छा। उसमें क्या होता है, जानवरों के जवान में छाले पड़ जाते हैं, पैर के जो खुर के जो है उनके उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छा। तो वो हमको सबसे ज़्यादा, बाकी नॉर्मल बीमारियों को तो हम ट्रीट कर लेते हैं, लेकिन उसमें वैक्सीन लगाते हैं, लेकिन वैक्सीन के बावजूद भी बहुत बार आ जाती है। तो हम वैक्सीन का खर्चा कितना होता होगा एक भैंस के लिए भी अगर देखें तो? वैक्सीन का उस एक भैंस के लिए देखने जाए तो हमको लगभग 50 रुपये की पड़ता है। 50 रुपये। और ये अगर हम नॉर्मल चेकअप की बात करें तो वो आपको कितना पड़ता होगा, खर्चे की बात करें तो? हम लोग इसको लगभग 2000 रुपये के लगभग एक जानवर का एवरेज पकड़ते हैं। साल भर में एक बार? मंथली 2000 लगभग पर हेड लगभग, मतलब एक, क्योंकि जो डॉक्टर रहता है उसको फिक्स करके रखते हैं कितने जानवर है इतना पैसा तुमको मिलेगा। तो वो हिसाब से उसको हमको। सुनील, अभी दूध का प्राइस कितना चल रहा है मार्केट में? 87 रुपीज़। और अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। ये एक्चुअली हमारी एक संस्था है, हाँ। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर एसोसिएशन करके। अच्छा। तो रेट तय करती है, हर 6 महीने में उनकी मीटिंग होती है, और मार्केट के हिसाब से, बाज़ार के हिसाब से, दूध की डिमांड के हिसाब से उसके रेट्स तय होते हैं। उसके हिसाब से वो अप भी होते हैं और कभी कभी डाउन भी होते हैं। लेकिन पिछले कोरोना के बाद से खास करके महंगाई इतनी बढ़ गई है, ऑलमोस्ट मोर देन 50% जानवरों के चारे उसमें बढ़ गई, तो लगातार बढ़ाना पड़ा 2-3 बार। अभी जस्ट पिछले महीने में ही मीटिंग थी, फेब महीने में, तो लेकिन ये हुआ कि इतना महंगा दूध खाने के लिए कस्टमर तो चाहिए। हाँ, हम प्राइस ही बढ़ा के क्या करेंगे जब लेने वाला कस्टमर अवेलेबल नहीं रहेगा या उसकी पहुंच के बाहर होगा। हाँ। तो हमको वो भी सोचना पड़ता है कि कस्टमर के पहुंच तक रहे और लोग खरीदे भी, नहीं तो पास्चराइज मिल्क की तरफ लोगों का, क्योंकि वो सस्ता पड़ता है, या जो डेयरीज का मिल्क आता है पाउच वगैरह का, वो तो लोग ज़्यादा करके उसकी तरफ तो जाते हैं। ये तो जो आजकल लोगों का झुकाव होते जा रहा है मार्केट दूसरे दूध की तरफ, तो उससे क्या आप पे भी असर पड़ा है? कस्टमर्स कम हुए? हाँ, कस्टमर्स बेसिकली बहुत कम हुए। अब ये धंधा जो है ताज़ा दूध, हम लोग इसको फ्रेश मिल्क बोलते हैं खाने वाले, वो बहुत कम रह गए। अच्छा। क्या आप आसपास सोच रहे कि मतलब भैंस की क्वांटिटी बढ़ाएंगे और लाएंगे? नहीं, फिलहाल तो इस आज की सिचुएशन में तो ऐसा सोचने का कोई ऐसा फिलहाल कोई, क्योंकि इसमें क्या हो गया है, मैं महाराष्ट्र शासन की बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अपने गाँव में। आपने अभी बीच में कर्नाटका इलेक्शन में एक इशू सुना होगा, नंदिनी मिल्क का। उन्होंने उसको प्राइड बनाया, नंदिनी मिल्क को। किसके खिलाफ? अमूल के खिलाफ। अमूल एक बिग बुल है मार्केट में, और वो ऑल ओवर इंडिया अपने आप को एक्सपांड कर रहा है, और उसके आगे सारी गवर्नमेंट सरेंडर है। बेसिकली वो अपने फार्मर्स को, और वो लोग जो फैसिलिटी गुजरात में अपने फार्मर्स को देते हैं वो कोई गवर्नमेंट नहीं देती है। ये भी बेसिकली एक फार्मिंग बिजनेस है, और ये हमेशा घाटे का सौदा जैसा होगा। ये चीज़ अब आपको, अगर आप वहाँ आगे जाएंगे तो बताऊँगा। आज सुबह ही मेरे एक जानवर की डेथ हो गई, गाय की, सडनली, और रात को बैठी हो। तो ये बिजनेस ऐसा है कि इसमें अनसर्टेनिटी बहुत है। मौसम का भी प्रभाव पड़ता है, मार्केट का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद में इसमें क्या, गवर्नमेंट की अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करेगी
तो हो सकता है भविष्य में आपको ये जानवर जो है वो चिड़ियाघर में ही देखेंगे, ऐसे आपको देखने नहीं मिलेंगे। खासकर सिटीज़ की बात कर रहा हूँ। दूध उत्पादन जो होती है उसको आप बेहतर कैसे बनाए रखते हैं? उसकी फीडिंग से, वो प्रोडक्टिविटी जो है उसकी फीडिंग से तो उसकी फीडिंग में कितना खर्चा होता होगा हर महीने? 50 भैंस के ऑन एन एवरेज 10 किलो फीडिंग दाना उनको देना पड़ता है, जो जिसमें तुअर चूनी बोली जाती है, मकई की चूनी, ऑयल केक रहता है इसका कॉटन का, वो ऐसे करके मिनिमम 10 किलो मतलब दिन भर में इनको देना रहता है। अच्छा, मिनिमम 10 किलो दिन भर में। तो फिर भी पूरे महीने में कितना ऑन एन एवरेज कॉस्ट होता होगा? अब इस पे लगभग वो आपको मैंने बताया ना कि टोटल हम लोग कॉस्ट करते तो लगभग 400 रुपये के लगभग पर डे का। पर डे, पर हेड? हाँ, पर हेड लगभग, वो भी घटता बढ़ता रहता है मतलब मार्केट के दाम के हिसाब से। अच्छा, मार्केट में सरकारी सुविधाएं भी रहती है, तो क्या आप उनमें से किसी का इस्तेमाल करते हैं? अब सरकारी सुविधाएं हम टीवी वगैरह में तो सुनते हैं, हाँ जी, और बाकी जगह पर। अब इसमें हम लोगों को यहाँ पे तो फिलहाल ये है कि हम यहाँ पे बसे हैं, इतनी सुविधा है हमारे पास सरकार की, और आगे के मतलब जैसे हमको कोई लोन नहीं मिलता। हाँ, कोई बैंक हमको डेयरी फार्मिंग के लिए लोन यहाँ पे नहीं देती। ओके। तो हमको लोन नहीं मिलता। दूसरी चीज़, हम लोगों को अगर इसको कुछ मॉडर्नाइज करना है या कुछ वो करना, तो उसके लिए भी अब ये असंगठित क्षेत्र जैसे हो गया है। किसी के पास 50 जानवर है, किसी के पास 100 है, किसी के पास, तो सबके छोटे छोटे, तो एक उसको हम कायदे से एक नेटवर्क नहीं बना पा रहे। ये सब इशू है, तो उसके लिए हम लोग फिर भी चल रहे हैं जब तक। अब ये तीसरी पीढ़ी है हमारी। हाँ। अब आगे देखते हैं, बच्चों का तो कोई होप है नहीं कि इसमें आए, क्योंकि इसमें मेहनत इतनी है। मॉर्निंग में 2 बजे उठना है, 5 बजे तक दूध सब निकल नहीं जाएंगे, तो मुंबई के कस्टमर्स को सुबह 5 बजे 6 बजे घर छोड़ना है। दूध वाला लेट हुआ तो उनका पूरा शेड्यूल लेट होता है। सबसे पहली गाली दूध वाले को खानी पड़ती है। तो मुंबई का शेड्यूल दूध वाले के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोगों को सुबह उठ के प्रोडक्शन करके दूध सप्लाई करना, ये सबसे बेसिक। तो सुबह 2 बजे उठना पड़ता है, फिर शाम को अब ये 1 घंटे बाद फिर चालू हो जाएगा। तो ये हमारा लाइफ स्टाइल है हमारा कि आए उठे। अब आप आ गए फिर इधर, तो हम लोग इतने में। तो आपके अंडर 50 भैंसे, और आपने बताया कि उनका चेकअप करवाते रहना पड़ता है और बीमारियां भी होती रहती है, तो क्या आपने उनके लिए कोई बीमा या कुछ लेके रखा है जिससे आपको फ़ायदा हो? बीमा का एक्चुअली यहाँ पे अभी तक कुछ ऐसा कोई कंपनी ने हमको हमारे पास आई नहीं, आप तक पहुँची नहीं पहुँची है। अच्छा। और ना ही कोई ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई वो आया है कि आप जानवरों का बीमा वगैरह कराने का। तो हम लोगों को अगर बीमा जैसी सुविधा अगर अच्छे सस्ते दामों में हो जाए, कुछ एक प्राइवेट कंपनियां हैं लेकिन उनके दाम इतने कि वो जानवर से ज़्यादा कॉस्ट हो जाता है। अच्छा। तो कुछ लोगों ने इंटरेस्ट लिया था, लेकिन वो इतने महंगे हैं कि वो फिजिकली पॉसिबल नहीं है। ये जगह की देख रेख में आपका पर मंथ कितना जाता होगा पैसा? मैडम एक्चुअली ऐसे हम लोगों ने निकाला नहीं है, लेकिन जैसे जो खर्चे सामने पड़ते हैं तो उसको करते जाते हैं। फिर भी अब इसमें हमको गवर्नमेंट को लाइसेंस फीस देना पड़ता है पर महीने। तो एक जानवर का पर महीने हमको 300 रुपये के लगभग लाइसेंस फीस देना पड़ता है। ओके। है 275 के अराउंड में, प्लस 50 रुपीज़ जो है वाटर चार्जेस लेती है गवर्नमेंट, जो पवई तालाब है उसका पानी। तो ये 320 रुपीज़ तो गवर्नमेंट को हर महीना भरना पड़ता है। प्लस 320 पर हेड या फिर पर हेड? अच्छा, पर हेड। अच्छा। प्लस जो भी उसके बाद जो भी मेंटेनेंस रहेगा, जो भी कॉस्ट रहेगा, वो हमको पर्सनली बेयर करना पड़ता है। अच्छा सुनील, तो क्या दूध के अलावा गोबर बेच के भी कुछ कमाई हो जाती है? नहीं, ये बेसिकली गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे जो भी गोबर का निस्तारण है वो यहाँ के लोकल आर्य प्रशासन द्वारा देखा जाता है। वो लोग टेंडरिंग करते हैं और इसको बेचते हैं। तो क्या हर रोज आके लेके जाते हैं या महीने पे कुछ? उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स रखे हैं, तो बेसिकली रोज के रोज उनको ले जाना चाहिए और लगभग ले ही जाते हैं वो लोग। अच्छा, तो उससे आपका कोई फायदा नहीं होता? हमसे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं। दूध का व्यापार कैसे होता है? जैसे कि ऑनलाइन आजकल ज़्यादा ट्रांजैक्शंस लोग देना यहाँ पे हम लोगों व्यापार मीन्स हम लोगों का तो परंपरागत बिजनेस है। जैसे कि हम लोगों का जो प्रोडक्शन होता है वो लोकल डेयरियों पे जाता है, या होटल्स में, या मिठाई की दुकान हुई,
तो इन सब जगहों पे जाता है, और जो जैसे परंपरागत जैसे हमारे कस्टमर है वैसे ही हम लोगों का ये व्यापार होता है। अभी लगभग कितने कस्टमर्स होंगे आपके? 8 से 10 कस्टमर्स लगभग। बड़े वाले या ऐसे छोटे घर घर में? नहीं, घर घर के नहीं है, बड़े। हम लोग एक घर घर में बहुत कम अच्छा। प्रेफर करते हैं। हम लोग डायरेक्ट बड़े ग्राहकों को देते अच्छा। हैं, तो वो फिर वो करते हैं। तो आपके यूनिट में इतने हैं नहीं, ये मेरे यूनिट में तो 600 लगभग तबेले हैं। कस्टमर्स कितने हैं? मैं तो टोटल लगभग सबके अलग अलग कस्टमर्स रहते आपके हैं। कितने होंगे? मेरे 8 से 10 कस्टमर 8 से 10 बड़े कस्टमर्स हैं। तो कैसे उन तक डिलीवर कैसे किया जाता है दूध, रोज सुबह और उसका शाम? मैकेनिज्म है, टेम्पोज रहती है, वो लेके आती है। आते हैं लेके जाते हैं। कितने लीटर जाते होंगे एक दिन में? लगभग 800 लीटर के लगभग मेरा पर्सनल। अच्छा, तो उसका जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो भी ऑनलाइन आप ज़्यादा यूज़ करते हैं क्या? आप लोग ऑनलाइन यूज़ करते हैं? अब लगभग ऑनलाइन का चलन धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। बहुत जगह पे कैश में होता है, कहीं पे चेक में होता है, या कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर देता है। जैसे लोग अब जागरूक हो रहे हैं उस हिसाब से ऑनलाइन की तरफ झुकाव लोगों का बढ़ रहा है। अच्छा, तो आपका ये जो इतना बड़ा तबेला है, आपकी कोई इमरजेंसी कभी कुछ हो गई तो क्या उसके लिए कोई तैयारी है? ऐसी तो कभी हम लोग सोचते नहीं कि इमरजेंसी कुछ आती है, तो फिर हाँ। उसको उसके हिसाब से डील करते हैं। ऐसा कुछ एज्यूम करके नहीं कोई हम कुछ रखते हैं। अच्छा, दूध और बाकी सामग्री को स्टोर कहाँ पे करते हैं यहाँ पे? दूध को तो स्टोर नहीं करते, क्योंकि निकलता है तुरंत ही डिलीवर हो जाता है। अच्छा। तो हम इसके लिए इसको फ्रेश मिल्क बोला जाता है, क्योंकि उसको ना हम फ्रिज में रखते हैं ना उसको प्रोसेसिंग करते हैं। जैसे निकला उसको कस्टमर के यहाँ पहुँचाए, कस्टमर द्वारा वो अपने कस्टमर्स को भेज देता है। आप लोग बड़े बड़े लेवल पे ऐसे खरीदारी भी करते हैं क्या भैंसों की? हाँ, भैंसों की खरीदारी जैसे है, हम लोगों का एक वो है कि लगभग 10% के जैसे जानवर हर महीने बदली होने चाहिए। अच्छा। भैंसों के बारे में कि मतलब अगर वो मैंने जो आपको 8 लीटर का जो एवरेज बताया था वो मेंटेन रखना है, तो 10% नई भैंसें उसमें इंक्लूड होनी चाहिए। वो 10% में कुछ हमारी साल्वेज भी रहती है, मतलब जो प्रेग्नेंट हो गई रहती है, ड्राई हो गई रहती है, तो उनको हम गुजरात भेज देते हैं। अच्छा। तो वहाँ से जो आती है प्लस जो कम पड़ता है तो उनको परचेस करना पड़ता है। तो ऐसे लगभग सबकी अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से लोग परचेस करते हैं। तो जो अच्छी क्वांटिटी में दूध देने वाली जो भैंस होगी उसका कितना प्राइस होगा मार्केट में, अगर उससे खरीदना हो या बेचना हो तो? 1 लाख से 1.25 लाख के बीच में एक अच्छी दूध देने वाली जानवर की कीमत अच्छी। और जिसका परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा ना हो उसका? अब ये तो हम तो यही सोचते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छा ही रहे, लेकिन वो कभी कभी हम वो कहावत कहा जाता है कि दूध और पूत नसीब का होता है, तो हम लोग उस पर विश्वास करके कि नहीं दी तो हमारी नसीब ही में कम होगा। तो भी 70 से 80 हज़ार में मीडियम स्टार्ट होते हैं। कहाँ से खरीदी की जाती है? ये गुजरात से? फिर हरियाणा, हरियाणा। फिर कुछ पार्ट पंजाब के भी है, वहाँ से भी खरीदे जाते हैं। अच्छा, तो पैसों के मामले में गाय ज़्यादा अच्छी फ़ायदेमंद साबित होती है या भैंस? गायों का मिल्किंग पीरियड जो है वो ज़्यादा रहता है बनस्पत की भैंसों के। तो गायों में इकोनॉमिकली देखने जाए तो हमको अच्छी पड़ती है। अच्छा। उनका फीडिंग कॉस्ट भी कम रहता है और उनका मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम है। तो लेकिन गाय के दूधों के जो कस्टमर है वो मतलब यहाँ की जो मार्केट है उसके हिसाब से गाय के दूध के कस्टमर्स बहुत कम है, तो भैंस के दूध को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अच्छा। और मिठाई वगैरह भी यूज़ करना हो तो भैंस के दूध का खोआ बनता है, अच्छा बनता है। और वो सब चीज़, जो पनीर भी भैंस के दूधों का अच्छा बनता है, तो लोग ज़्यादा करके भैंस का दूध प्रेफर करते हैं। तो आपके पास कितने गाय हैं? 20 गाय है। 20 गाय हैं। तो आपने कभी सोचा उनकी क्वांटिटी बढ़ाने की? पहले तो 2 ही थी, अच्छा। बढ़ाते बढ़ाते अभी 20 तक लेके आया। गाय का रेट क्या होगा अगर मार्केट में खरीदारी के लिए? 60 से 70 हज़ार के से लेके वो भी लाख रुपए तक जाती है। अच्छा, सेम ही है लगभग? लगभग से। और वो भी उन्हीं जगहों से ली जाती है? हाँ, लगभग। उनका महाराष्ट्र में भी लोकल मार्केट है। अच्छा। जैसे घोड़ेगांव वगैरह है, यहाँ पे अहमदनगर के पास मार्केट लगता है, वहाँ पे। और लोनी करके एक जगह है, फिर गुजरात का जंगल है, हरियाणा का, ऐसे 4-5 जगहों से रहता है। तो सुनील, जैसा कि हमें पता है मार्केट में टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, तो क्या आपने कभी सोचा उनका इस्तेमाल करने का तबेले के लिए? हम लोग चाहते हैं कि क्योंकि मैन पावर धीरे धीरे लेबर जो इशू है वो बढ़ते जा रहे हैं, मैन पावर कम होते जा रहे हैं। मिल्किंग मशीन एक आई थी
लेकिन वो मतलब है मार्केट में, लेकिन वो भैंसों के लिए वो फिजिबल नहीं है। तो गायों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, भैंसों के लिए नहीं। तो उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रैक्टिकली वो वायबल नहीं हो रही है। तो हम लोग तो चाहते हैं कि हमारा सबसे मेन काम मिल्किंग का है, बाकी चीज़ें तो लगभग वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ही है उनके। तो हम लोग सोचते हैं कि कोई ढंग की मिल्किंग मशीन आ जावे जिसमें बिल्कुल भी मैन पावर यूज़ नहीं करना पड़े। अच्छा। तो हमको भी वो आसान फायदा रहेगा। तो कितना कॉस्ट कितना होगा उस मिल्किंग मशीन का अभी? उसका कुछ लगभग 2 बकेट, मतलब 2 जानवर को एक साथ उसको 2 बकेट बोलते हैं। तो 2 बकेट का एक लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख के लगभग उसकी कॉस्ट है। अच्छा, और वो कितने गायों का एक कर सकती है एक बार में? एक बार में एक, मतलब एट ए टाइम एक 2 बकेट है तो 2 जानवर का एक साथ में वो निकल अच्छा। फिर वो निकाल के फिर वो नेक्स्ट 2 वैसा। अच्छा। तो 4 बकेट का भी आता है, 2 बकेट का भी आता है, ऐसा उसका अलग अलग उस हिसाब से कॉस्ट है। तो आप इस्तेमाल नहीं करते, बट क्या आपके कांटेक्ट में कोई और इस्तेमाल कर रहा है उसका? बहुत से लोगों ने लगाया था, या कुछ लोगों के पास अभी भी होगा, लेकिन लोगों ने लगा के फिर उसको निकाल दिया क्योंकि वो उनको नहीं जमा वो। अच्छा। जानवरों को भी नहीं वो जम रहा था। और उसके लिए बेसिकली क्या होता है, जैसे ये उनके दूध निकालने के जो स्तन है चारों, वो एक साइज़ के होने चाहिए। अच्छा। क्योंकि मशीन की साइज़ एक ही है। हाँ हाँ। तो उसमें अब ये ऐसे होता नहीं है कि किसी के अलग रहते, किसी के बड़े रहते, किसी के छोटे रहते, तो किसी के मोटे रहते, तो वो मशीन में नहीं एडजस्ट होता है। इसके लिए उसको एक तरह के एक जैसे जानवर लाए और हाँ परफेक्शन, तो मशीन वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो दूध पूरा नहीं निकलता है या कभी रह जाता है, कभी ऐसा, तो बहुत सारी इश्यूज आती है उसके। अच्छा, आपके इस तबेले के बिजनेस में टैक्स का क्या सीन है? हम लोगों को टैक्स तो नहीं लगता है क्योंकि एग्रीकल्चर बिजनेस है, तो इस पर टैक्स तो नहीं लगता। टैक्स फ्री है? टैक्स फ्री है। बाजार की स्थिति कैसे जानते हैं आप लोग? अब नॉर्मली बाजार की स्थिति ऐसी है मैम कि देखिए, जैसे अभी सीजन के ऊपर रहता है, जैसे त्यौहार के सीजन आए तो दूध की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अच्छा। तो उसमें तो यहाँ छुट्टियाँ आई, मुंबई जैसे शहर में 2 दिन की भी छुट्टी मिली, तो लोग बोरिया बिस्तरा बांधते निकल जाते हैं। तो सबसे पहला लॉस हो दूध वाले का होता है, भैया जी 2 दिन दूध मत भेजना। तो 2 दिन का दूध हम क्या करेंगे, हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न हो जाता है। तो एक ये चीज़ है, प्लस त्यौहार में उसकी एक्सेस हो जाती है कि खपत हो जाती है। उसमें भी वो बीच में आपने देखा होगा तो त्योहारों पे ऐड आता था। वो चॉकलेट कंपनियाँ की नकली मिठाई लगातार, जैसे त्यौहार आने शुरू वैसे आना शुरू हो जाता था, नकली मिठाई, नकली मावा, नकली ये। और फिर उसके बाद एडवर्टाइज आएगा कि कैडबरी इसका उसका, कि आप इस पे त्यौहार मनाइए। वो सब चीज़ों का भी काफ़ी नेगेटिव इम्पेक्ट पड़ा हमारे बिजनेस के ऊपर। अच्छा, कि लोगों ने काफ़ी लोगों ने मतलब मिठाइयों को खाना, जैसे हर त्यौहार में अपने घर में मिठाई तो लोगों ने अब गिफ्ट में ड्राई फ्रूट लेके जाते हैं। पहले मिठाई आ जाती थी या चॉकलेट लेके जाएंगे। मिठाइयों का मतलब इस्तेमाल लोगों धीरे धीरे लोगों ने काफ़ी कम कर दिया। तो उसका भी एक नेगेटिव इम्पेक्ट हम लोगों के ऊपर पड़ा है। सुनील, आपके अंडर कितने स्टाफ होंगे यहाँ पे, सिर्फ आपके यूनिट में? टोटल इस यूनिट में 100 स्टाफ है। सिर्फ आपके यूनिट में? अच्छा। मेरे पर्सनल टोटल इस जगह पे मेरे यूनिट 3 में? हाँ, मेरे पास पर्सनली मेरे पास 6 से 8 है। और इस पूरे यूनिट में 100 के लगभग। उनका खर्चा कैसे मैनेज होता है? उनका तो हम उनको पगार देते हैं उसी में से। हाँ, एक वर्कर का कितना पगार जाता होगा? एक वर्कर का लगभग हम लोग 13,000 रुपये उसको पगार देते हैं, प्लस उसके जो मेडिकल फैसिलिटीज़ रहती है, मतलब जब बीमार हुआ आ रहा हुआ, प्लस रहने की उसकी व्यवस्था, प्लस सुबह शाम में उसको आधा लीटर दूध, मतलब 1 लीटर दूध, ऐसा करके उसको पैम्पर करके रखते हैं। तो मतलब रहने और खाने का भी आप लोग देखते हैं? खाने का नहीं, रहने की बाकी चीज़ों की व्यवस्था, खाना हो। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि यह आपका इसी से गुजारा होता है, तो क्या आपका कोई रिटायरमेंट का प्लान है? अब ये तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि बच्चे अगर बड़े हो जाएंगे और सेटल हो जाएंगे तो मैं जल्दी रिटायर हो जाऊंगा, ऐसा मैं सोचता हूँ। हाँ, पर रिटायरमेंट के लिए आपने कोई तैयारी करके रखी है पैसों की? नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं किया। इसी से रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो वाली हाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद।
तो इसी के साथ हमने सुनील मिश्रा जी से बात की और जानी कि आखिर ये आर्य कॉलोनी के तबेले चलते कैसे हैं, उनका गणित कैसे होता है, उनका पर डे कॉस्ट कितना होता है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई हो। ऐसे और वीडियोस के लिए फॉलो करते रहे महामनी हिंदी को।